नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज के हेडलाइंस। आयुष्मान योजना ने किए 6 साल पूरे। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई थी सिफारिश। समिट ऑफ द फ्यूचर का हुआ आयोजन, पैक्ट फॉर द फ्यूचर हुआ अडॉप्ट, रूस ने जताया विरोध। और हरिणी अमर सूर्या श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री, नए राष्ट्रपति ने की घोषणा। श्रीलंका में बनी है वामपंथी सरकार। आइए शुरू करें। 23 सितंबर 2024 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 6 साल पूरे हो गए हैं। आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। तब से ये योजना लगातार यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए काम कर रही है। इस योजना की सिफारिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में की गई थी। योजना ने देश के सबसे वंचित तबके तक हेल्थ कवरेज को पहुंचाने का काम किया। इस योजना में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को कवर करने का लक्ष्य है। ये योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का दर्जा हासिल कर चुकी है। भारत सरकार की फ्लैगशिप स्कीम आयुष्मान भारत योजना के 2 मुख्य कंपोनेंट हैं, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स यानी HWCs और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार हर साल 5 लाख का बीमा मुहैया कराया जाता है। योजना में परिवार के आकार, उम्र और जेंडर पर कोई कैपिंग नहीं रखी गई है, मतलब परिवार का कोई एक सदस्य या सभी सदस्य इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत 3 दिन का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और 15 दिन के पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का खर्च उठाया जाता है, जिसमें डायग्नोस और मेडिकेशन जैसे खर्चे शामिल हैं। योजना में नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी है, मतलब लाभार्थी पूरे भारत में कहीं भी इलाज करा सकते हैं, बशर्ते हॉस्पिटल योजना के तहत इम्पैनल्ड हो। इसके तहत द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएं निजी और सरकारी हॉस्पिटल्स में हासिल की जा सकती हैं। 11 सितंबर 2024 को कैबिनेट ने इस योजना के तहत दिए जाने वाले हेल्थ कवरेज को 70 साल और उससे ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स पर लागू करने के फैसले को भी मंजूरी दे दी। इसमें आय का कोई बैरियर नहीं है, मतलब किसी भी आय वर्ग के 70 साल और उससे ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स पर भी ये योजना लागू होगी। सरकार के मुताबिक 4.5 करोड़ परिवारों के तकरीबन 6 करोड़ लोग इस योजना के लाभार्थियों में ऐड होंगे। योजना के तहत लाभार्थी देश के ऐसे सरकारी और निजी हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट करा सकते हैं जो इस योजना में लिस्टेड हों। योजना में हॉस्पिटल्स की लिस्टिंग में राज्यों की भूमिका है। इसमें फाइनल डिसीजन राज्यों का होता है, मतलब ये कि कौन से हॉस्पिटल्स योजना को लागू करने के लिए शामिल होंगे या किस प्रोसेस के जरिए शामिल होंगे, ये राज्य डिसाइड करते हैं। इस योजना को लागू करने के लिए NHA यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जिम्मेदार है। NHA भारत सरकार के परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के तहत एक शीर्ष निकाय है। 22 से 23 सितंबर के दौरान UN की समिट ऑफ द फ्यूचर का आयोजन न्यूयॉर्क में किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्वाड की बैठक में हिस्सा लेने USA गए हुए थे। समिट ऑफ द फ्यूचर में UNGA यानी UN जनरल असेंबली ने पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अडॉप्ट किया। इस पैक्ट का मकसद 21वीं सदी में UN को वैश्विक मंच के तौर पर ज्यादा प्रासंगिक बनाना है। देखिए, दुनिया में हर तरफ हो रहे युद्ध और विवादों के चलते UN की काफी आलोचना हो रही है। कहा जा रहा है कि ये संस्था अब इरेलेवेंट हो चुकी है। रूस और ईरान उन 7 देशों में शामिल थे जिन्होंने इस पैक्ट का विरोध किया। UN ने इस समझौते को एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र बताया है। इसमें आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर विश्व की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया गया है। UN के हर पैक्ट की तरह यह समझौता भी बहुत व्यापक है, लेकिन कुछ जरूरी थीम्स इसमें हाईलाइट की गई हैं, जैसे सतत विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, विज्ञान, तकनीक और नवाचार, युवा और भविष्य की पीढ़ियां, वैश्विक प्रशासन में बदलाव इत्यादि। इसमें संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते की प्रतिबद्धताओं को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ने की शपथ ली गई है। पैक्ट में 2 दस्तावेज और शामिल किए गए हैं, जिनमें एक है ग्लोबल डिजिटल इम्पैक्ट, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियमन से जुड़ा है। वहीं दूसरा है डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशंस, जिसमें आने वाली पीढ़ियों की वेलबींग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोकस करने की बात कही गई है। जैसे कि मैंने बताया कि इस पैक्ट को UNGA द्वारा अडॉप्ट किया गया था। ध्यान रखिए कि UNGA UN का एक प्रमुख नीति निर्माता अंग है। यह सभी सदस्य देशों को बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच मुहैया कराता है। इसमें शामिल सभी 193 देशों के वोट की वैल्यू बराबर है। UNGA के कुछ प्रमुख कामों की बात कर लें तो यह सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर सेक्रेटरी जनरल को नियुक्त करती है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव के लिए जिम्मेदार है। UN बजट को अप्रूव करती है। UN चार्टर के मुताबिक
यूएनजीए वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के उन मुद्दों को देखने के लिए भी जिम्मेदार है जिन्हें यूएनएससी के द्वारा हैंडल नहीं किया जाता। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए, करिए अपने सपने को साकार। हरिनी अमर सूर्या को श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कल के न्यूज एट 9 में मैंने बताया था कि श्रीलंका में राष्ट्रपति चुनावों में अनुरा कुमारा दिसानायके को जीत हासिल हुई। उसके बाद से ही प्रधानमंत्री के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। अब श्रीलंका के नए राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की नियुक्ति की घोषणा कर दी। श्रीलंका एक लोकतांत्रिक गणराज्य है और एकात्मक राज्य है जो अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली द्वारा शासित है। इसमें राष्ट्रपति प्रणाली और संसदीय प्रणाली का मिक्सचर दिखता है। संविधान के अधिकांश प्रावधानों को संसद में 2/3 बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। वहीं भाषा, धर्म, श्रीलंका को एकात्मक राज्य के तौर पर संदर्भित करने जैसे कुछ विशेष संशोधन के लिए 2/3 बहुमत और राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह के जरिए अनुमोदन की जरूरत होती है। श्रीलंका का राष्ट्रपति देश का मुखिया, सशस्त्र बलों का कमांडर इन चीफ और सरकार का प्रमुख होता है। उसे 5 साल के कार्यकाल के लिए जनता चुनती है। राष्ट्रपति कैबिनेट का मुखिया होता है और संसद के निर्वाचित सदस्यों में से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए किसी भी आधिकारिक या निजी क्षमता में किए गए किसी भी काम के संबंध में कानूनी कार्यवाही से छूट प्राप्त है। एक तरह से लीगल इम्यूनिटी हासिल है। 2015 में संविधान में 19वें संशोधन के बाद से राष्ट्रपति के पास 2 कार्यकाल होते हैं। पहले कार्यकाल पर कोई सीमा नहीं थी। बता दें कि श्रीलंका दक्षिण एशिया में स्थित एक आइलैंड नेशन है। ये भारत के दक्षिण में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट मौजूद है। ये देश दक्षिण पश्चिम में मालदीव के साथ जलीय सीमा भी साझा करता है। श्रीलंका को भौगोलिक तौर पर 3 क्षेत्रों में बांटते हैं: सेंट्रल हाईलैंड्स, मैदान और तटीय क्षेत्र। हिंद महासागर में स्थित ये छोटा सा आइलैंड नेशन कूटनीतिक लिहाज से बहुत अहम है। श्रीलंका हिंद महासागर के समुद्री संचार मार्ग पर स्थित है। ये रास्ता वैश्विक व्यापार में अहम भूमिका निभाता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के बीच होने वाला व्यापार भी श्रीलंका से होकर जाता है। भारत और चीन एशिया की 2 बड़ी शक्तियां, दोनों की विदेश नीति में श्रीलंका बहुत ही महत्वपूर्ण जगह रखता है। चंद्रयान 3 इसरो के द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया एक माइलस्टोन है जिसने वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की इमेज को मजबूती प्रदान की है। अब खबर आ रही है कि इसरो के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर 160 किलोमीटर व्यास वाला एक बेहद पुराना क्रेटर खोजा जो शायद दक्षिणी ध्रुव एटकिन SPA बेसिन से भी पुराना हो सकता है। अभी तक SPA को चंद्रमा की सतह के सबसे बड़े और पुराने बेसिनों में से एक माना जाता है, जो लगभग 2500 किलोमीटर चौड़ा है और 13 किलोमीटर गहरा है। यह बेसिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण करोड़ों साल पहले एक बड़े उल्का पिंड के टक्कर से हुआ था। इसमें पुरानी चट्टानें और खनिज मौजूद हैं जो चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानकारी दे सकते हैं। यह खोज वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अहम है क्योंकि इससे पता चलता है कि चंद्रमा पर अतीत में बड़े पैमाने पर उल्का पिंडों की टक्करें हुई हैं जिन्होंने इसकी सतह को आकार दिया। इसके साथ ही इस खोज से चंद्रमा के भूगर्भीय इतिहास के पुराने अध्याय खुलने लगे हैं। इनसे चंद्रमा की उत्पत्ति के समय के बारे में और जानकारी मिल सकती है। देखिए, 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रमा के लिए अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। इसे GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया। इस लॉन्च व्हीकल को बाहुबली नाम दिया गया था। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर 23 अगस्त 2023 को लैंडिंग की। 23 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया था। चंद्रयान 3 का डेटा दुनिया भर के वैज्ञानिकों को चंद्रमा को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है। ये 2027 के लिए प्लांट चंद्रयान 4 सहित आगामी चंद्र मिशनों में भी मददगार साबित होगा।
आइए देखें आज का टर्म ऑफ द डे। आज का टर्म ऑफ द डे है गांधीयन इनोवेशन, यानी गांधी जी का नवाचार। गांधीयन इनोवेशन से मतलब है कम निवेश में ज्यादा उत्पादन, जो कि ज्यादा लोगों के लिए हो। इसमें कम संसाधनों में ज्यादा उत्पादन पर फोकस किया जाता है। साथ ही स्थानीय स्तर पर मौजूद संसाधनों के जरिए उत्पादन पर जोर दिया जाता है, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरखे का इस्तेमाल करके सूत काटना, स्थानीय स्तर पर नमक बनाने पर जोर देना इत्यादि। आइए देखें आज का रैपिड न्यूज। मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में अमूर फाल्कन का शिकार करने, पकड़ने, मारने और बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह एक छोटा प्रवासी शिकारी पक्षी है। वैज्ञानिक रूप से इसे फाल्को एम्यूरेंसिस कहा जाता है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 में रखा गया है। अमूर फाल्कन विश्व में सर्वाधिक लंबी यात्रा करने वाले शिकारी पक्षी होते हैं और ये सालाना लगभग 22,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। अपने वार्षिक प्रवास के दौरान ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा नागालैंड में ठहरते हैं। नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। भारत ने क्लीन एंड फेयर इकोनॉमी पर IPEF ब्लॉक के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु के अनुकूल टेक्नोलॉजी को विकसित करने, उन तक पहुंचने और उन्हें लागू करने में मदद करेगा। 14 सदस्य देशों के बीच एक रणनीतिक साझेदारी के तहत शुरू IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की शुरुआत 2022 में हुई थी। इसके 4 पिलर्स हैं: व्यापार, सप्लाई चेन रेजिलियंस, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। भारत ने पहले ही फरवरी 2024 में पिलर 2 यानी सप्लाई चेन रेजिलियंस पर समझौते की पुष्टि की थी और पिलर 1 में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ था। बांग्लादेश ने हिल्सा मछली पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अब बांग्लादेश दुर्गा नवमी के पहले भारत को 3000 टन मछली निर्यात करेगा। इसे बांग्लादेश की तरफ से उठाया गया सकारात्मक कदम बताया जा रहा है। हिल्सा हेरिंग से संबंधित मछली की एक प्रजाति है। इसे इलिश भी कहा जाता है। हिल्सा बांग्लादेश की राष्ट्रीय मछली है और पश्चिम बंगाल में इसे माछेर राजा यानी मछलियों का राजा कहते हैं। हिल्सा मछली अपने स्वाद के लिए मशहूर है, साथ ही इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। यह बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार और फारस की खाड़ी क्षेत्र की नदियों और मुहानों में पाई जाती है। बांग्लादेश दुनिया के लगभग 70% इलिश मछली का उत्पादन करता है। सेबी ने F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पर एक अध्ययन किया, जिससे पता चलता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लगभग 93% इंडिविजुअल ट्रेडर्स को नुकसान होता है। इसका मतलब है F&O के 10 में से 9 इन्वेस्टर नुकसान उठाते हैं। इसके अलावा घाटे का सामना करने वाले 75% से अधिक इन्वेस्टर्स ने घाटे के बावजूद F&O में व्यापार जारी रखा है। F&O शेयर बाजार के डेरिवेटिव होते हैं। इन डेरिवेटिव्स को एसेट से वैल्यू मिलती है, जैसे मुद्रा, सोना या किसी कंपनी का स्टॉक इत्यादि। शेयर मार्केट का यह सेगमेंट काफी रिस्की होता है, लेकिन बावजूद इसके पिछले 4 सालों में F&O ट्रेडर्स की संख्या में 300% की बढ़ोतरी हुई है। भारत ने चेस ओलंपियाड में हिस्टोरिकल डबल गोल्ड मेडल जीता। दरअसल भारत ने बुडापेस्ट में 45वें चेस ओलंपियाड में पुरुष और महिला दोनों टीम वर्गों में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। इस जीत के साथ ही भारत सोवियत संघ और चीन के बाद चेस ओलंपियाड के एक ही संस्करण में पुरुष और महिला दोनों वर्गों में गोल्ड जीतने वाला तीसरा देश बन गया है। इससे पहले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2022 और 2014 में रहा था। यह चेस के लिए दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित टीम प्रतियोगिता है और भारत 1956 से इस द्विवार्षिक प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहा है। आइए जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से किस राज्य को जानते हैं? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में प्रधानमंत्री के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हरिनी अमर सूर्या, अनुरा कुमारा दिसानायके, श्रीमाओ भंडार नायके या फिर अनुरा भंडार नायके। आइए देखें पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न पूछे गए थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, हाल ही में श्रीलंका में राष्ट्रपति के पद पर किसे चुना गया? गोताबाया राजपक्षे, अनुरा कुमारा दिसानायके, सजीथ प्रेमदासा या फिर रानिल विक्रमसिंघे। सही जवाब है विकल्प बी यानी अनुरा कुमारा दिसानायके। अगला प्रश्न था, क्वाड कैंसर मूनशॉट में किस कैंसर पर फोकस किया जा रहा है? स्किन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर या फिर ब्लड कैंसर। सही जवाब है विकल्प बी यानी सर्वाइकल कैंसर। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। और आज पूछे गए सवालों का जवाब भी कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।